वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसके अंदर हमने दो अप्रोचेस फॉलो की थी। एक तो सबसे पहले हमने फ्लक्स निकाला था और फिर डी फाई बाई डी टी वाला अप्रोच लिया था। एक मैंने आपको अप्रोच बताया था मोशनल ईएमएफ के थ्रू कैसे अप्रोच करना है, जिसमें कि बी की वेवफॉर्म हमें गिवन होती है और बीएलवी करके हम ईएमएफ डिराइव करते हैं। और ईएमएफ का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, बताओ एक बार क्या फॉर्मूला आया था। सेम ट्रांसफॉर्मर वाला फॉर्मूला आया था 4.44 एफ एनपीएच इंटू 5 एम। यहां एनपीएच का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच फेज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस मशीन कैसी लेके चल रहे हैं, 3 फेज लेके चल रहे हैं। तो अगर 3 फेज लेंगे तो पर फेज ईएमएफ निकालने के लिए टर्न्स भी एक ही फेज के लिए जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि अब हम आगे क्या देखने वाले हैं कि सिंक्रोनस मशीन में ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा अगर अलग अलग तरह की वाइंडिंग्स के बारे में बात की जाए। तो देखो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, आर्मेचर कहां होता है सिंक्रोनस मशीन में, स्टेटर पे। तो आर्मेचर वाइंडिंग का यहां मतलब है स्टेटर वाली वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? पहली होती है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, इसके बारे में हमने डीसी मशीन में ही पढ़ा था ना, कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ही होती है फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग और दूसरी कैटेगरी इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग। और ऐसे ही आर्मेचर वाइंडिंग को दो और पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। शॉर्ट पेच्ड और फुल पेच। अब देखो ये जो हमने ईएमएफ अभी डिराइव किया था 4.44 एफ एनपीएच इंटू 5 एम, ये ईएमएफ होता है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का जो कि फुल पिच होती है। फुल पिच का मतलब ये होता है कि कॉइल का जो एक कॉइल साइड है वो नॉर्थ पोल के अंडर लाई करे तो दूसरा कॉइल साइड साउथ पोल के अंडर। हम क्या जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का, जिसे पोल पिच कहा जाता है। तो हम ये कह देते हैं अगर कॉइल के दोनों कॉइल साइड्स के बीच का एंगल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बने देन इट इज सेड टू बी फुल पिच, और अगर उससे छोटा बने तो देन इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट पिच। अगेन ये चीज मैंने आपको डीसी मशीन में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि इन सभी फैक्टर से ईएमएफ पे कैसे फर्क पड़ता है, शॉर्ट पिचिंग से और हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट पिचिंग से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेना ईएमएफ इन अ शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। ईएमएफ इन अ शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। अब देखो क्या होता है, जब हमने फुल पिच वाइंडिंग का डेरिवेशन देखा था तो मैंने उसके अंदर आपको फ्लक्स डिराइव करके बताया था ना, फुल पिच वाइंडिंग। इसमें मैंने ये दिखाया था कि कॉइल से मैक्सिमम फ्लक्स कितना पास होता है, इसका फॉर्मूला हमने निकाला था 2 बी एम डी एल बाय पी। यहां पे डी क्या था, ये डायामीटर था किसका, स्टेटर का। एल क्या था, एक्सियल लेंथ थी, सिलेंड्रिकल होगा ना सरफेस, कोई भी रोटेटिंग मशीन सिलेंड्रिकल शेप में होती है तो डी उसका डायमीटर हुआ, एल उसकी एक्सियल लेंथ हुई, पी हुआ नंबर ऑफ पोल्स। अब मैं क्या कहता हूं कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग में यही पहले पता लगा लेते हैं कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अगर एक बार फ्लक्स का वैल्यू आ गया तो उससे हमारे पास ईएमएफ भी आ सकता है। अब देखो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी कैसे। ठीक है, ये हमारा स्टेटर हो गया। अब देखो
ये अपन ने रोटर ले लिया, ये रोटर हो गया, ये नॉर्थ पोल और ये हो गया अपना भाई साउथ पोल। अब यहां पे कितने नंबर ऑफ पोल्स है? यहां पे नंबर ऑफ पोल्स मैं लेके चल रहा हूं 2, ठीक है। मैंने पोल्स ले रखे हैं 2। मैं ये जानता हूं इलेक्ट्रिकल एंगल इज बेसिकली P/2 मैकेनिकल एंगल, या मैकेनिकल एंगल इज 2/P। इलेक्ट्रिकल एंगल जब पोल 2 हैं तो ये आ गया इलेक्ट्रिकल एंगल। तो हम कहेंगे पोल पिच होती है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और वो इस केस में होगी 180 डिग्री मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंगल बराबर है। इसका मतलब यह है कि एक फुल पिच कॉइल के लिए उसके दोनों कंडक्टर या दोनों कॉइल साइड 180 डिग्री पे लाई करने चाहिए थे। तो एक पॉइंट पहले लिखो, फॉर अ फुल पिच वाइंडिंग द टू कॉइल साइड्स must be separated by 180 degree electrical, which in this case is equivalent to 180 degree mechanical। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। अब देखो, यानी कि दो कॉइल साइड 180 डिग्री पे आने चाहिए, लेकिन मैं डिराइव क्या करना चाहता हूं? मैं डिराइव करना चाहता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कभी भी मैक्सिमम कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस वैक्टर। तो डीएस वेक्टर यानी एरिया वेक्टर जब बी के पैरेलल आ जाए, एरिया वेक्टर बी के पैरेलल आने का मतलब है एरिया परपेंडिकुलर टू बी, तब हमारा फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो अगर मैक्सिमम फ्लक्स डिराइव करना है तो कॉइल कुछ ऐसे रखो जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आए। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी कि नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी, यानी कैसे है? हॉरिजॉन्टल है मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल कैसे होनी चाहिए? देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो कॉइल हमारी ऐसे होनी चाहिए, तभी वो इसके परपेंडिकुलर आएगी। तो आइडियली कॉइल यहां रखी जानी चाहिए, जैसे ए और ये ए डैश। आ गए ना दोनों कॉइल साइड 180 डिग्री पे? अगर दोनों कॉइल साइड 180 डिग्री पे आ गए, इसका क्या मतलब है? इट इज अ फुल पिच वाइंडिंग। लेकिन हम बात किसकी करने वाले हैं? शॉर्ट पिच वाइंडिंग की। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में हम क्या करने वाले हैं? ये जो दोनों ही कॉइल साइड्स है, इनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा थोड़ा हम शिफ्ट कर देते हैं। देखो, ये हो गया ए और ये हो गया ए डैश। कितना शिफ्ट कर दिया? ε/2। इधर से भी ε/2। ठीक है, दोनों तरफ से शिफ्टिंग आ गई। अब यहां जो स्पेस एंगल है, स्पेस एंगल ऐसे ले लो, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 180 एंड थीटा इक्वल टू 270। ये स्पेस एंगल हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखोगे? बी, बी को लिखा जाएगा बी एम साइन थीटा। अब ऐसा कैसे? देखो, इनिशियल पॉइंट पे यानी थीटा 0 पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 0। फिर 90 पे पोल के जस्ट नीचे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अगेन 180 पे पोल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड 0। 270 पे फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी अंदर की तरफ, तो उसको नेगेटिव बोल दोगे। मेरी बात को समझो, पोल के नीचे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम होती है और पोल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होती है। इसीलिए जब हमने पोल के परपेंडिकुलर थीटा लिया है तो साइन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट करते तो 0 पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलती, तब कहते कॉस थीटा। तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम थीटा इक्वल टू 0 कहां से ले रहे हो? अगर 0 ले रहे हो नॉर्थ पोल के नीचे से तो bm cos थीटा, और अगर कॉइल से ले रहे हो तो bm sin थीटा। अब देखो, इससे हुआ क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है थीटा के अगेंस्ट, बी वर्सेस थीटा, ये है साइनोसोइडल। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था ना कि साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी हम चाहते हैं सिंक्रोनस मशीन के अंदर। अब देखो, ये जो कॉइल है, ए कंडक्टर जो है वो ε/2 पे रखा है।
ठीक है, ये कहां पे रखा है एप्सिलॉन बाय 2, और ए डैश रखा है 180 से पहले, 180 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 पे। अब मैं क्या जानना चाहता हूं, इनके अंदर से फ्लक्स कितना होगा। ये बात क्लियर हुई? ये क्लियर हुआ मैंने कॉइल परपेंडिकुलर क्यों लिए। कॉइल परपेंडिकुलर लिए ताकि मैक्सिमम फ्लक्स पास हो, ताकि मैं φm की वैल्यू डिराइव कर पाऊं, जो कि मुझे फुल पिच के लिए पता है, लेकिन किसके लिए चाहिए, शॉर्ट पिच के लिए। अब देखो क्या करेंगे, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds। अब ये जो b वेक्टर है ना, ये रेडियल डायरेक्शन में है। रेडियल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सिलेंडर है तो बी वेक्टर ऐसे है, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और इधर से रेडियली इनवर्ड्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से है, एक सेकेंड, यहां पे 0 होगा, एक्चुअल में ऐसे होगा, कुछ इस टाइप से। जब ये बी वेक्टर रेडियल है हमारा, तो जो एरिया वेक्टर है वो भी रेडियल होना चाहिए। अगर ये बी वेक्टर है तो एरिया वेक्टर भी ऐसा ही आना चाहिए। रेडियल डायरेक्शन में कौन सा एरिया वेक्टर होगा, देखो अगर ये सिलेंडर है तो एरिया वेक्टर ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स आना चाहिए। अगर एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड्स है तो एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। बात समझे? अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स आ रही है तो कौन से एरिया के परपेंडिकुलर है, कर्व्ड सरफेस एरिया के। तो हम ये लिखते हैं, ये हुआ bm साइन थीटा। अब स्मॉल एरिया कैसे लोगे, एल आर डी थीटा। एल आर डी थीटा मैंने कैसे बोला, देखो अगर ये डी थीटा एंगल है तो ये लेंथ कितनी हुई, आर डी थीटा, और ये इस डायरेक्शन में कितनी है, एक्सियल में एल, तो एरिया हो गया एल इंटू आर डी थीटा, ठीक है। अगर इस सिलेंडर पे एक स्ट्रिप बनाई जाए तो उसकी लेंथ होगी एल और उसकी आर्क लेंथ होगी आर डी थीटा, तो इसका एरिया बनेगा एल इंटू आर डी थीटा। अब थीटा देखो, लेकिन ये जो थीटा होता है ना, ये मैकेनिकल एंगल होता है। जब एरिया ले रहे हो तो ये मैकेनिकल एंगल है, और इधर ये है इलेक्ट्रिकल एंगल। तो हम क्या करते हैं, मैकेनिकल को पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, एल आर डी थीटा इंटू 2/p, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल एंगल इज 2/p इलेक्ट्रिकल एंगल। अब ये क्या हो गया, ये भी इलेक्ट्रिकल हो गया और ये भी इलेक्ट्रिकल। बात मेरी समझे? जब एरिया ले रहे हो तो एक्चुअल एंगल देख रहे हो, एक्चुअल एंगल हमेशा मैकेनिकल एंगल होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंगल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एंगल की टर्म्स में देखा जाता है। दिस इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकल, तो इसीलिए मैंने उसे भी किसमें कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रिकल एंगल में। अब देखो यहां पे लिमिट्स क्या होंगी, ए कंडक्टर रखा है एप्सिलॉन बाय 2, दूसरा रखा है 180 माइनस एप्सिलॉन बाय 2, और ये जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एंगल है ये इलेक्ट्रिकल एंगल है, क्योंकि जैसा मैंने बोला था, देखो कॉइल्स पोल पिच इज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इसी तरह से कॉइल का स्पैन भी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए था, लेकिन अब है कितना, अब है 180 माइनस एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन भी इलेक्ट्रिकल एंगल में चल रहा है, इसीलिए इस डी थीटा को मेरे को इलेक्ट्रिकल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ा। अब देखो 2bm एल आर बाय पी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस की वजह से लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करोगे तो ये हो गया 4bm एल आर बाय पी कॉस एप्सिलॉन बाय 2। अब 2 इंटू आर होता है d, तो 2bm डी एल बाय पी कॉस एप्सिलॉन बाय 2। ये बात क्लियर हुई? अब देखो फुल पिच वाइंडिंग में कितना आया था, 2bm dl बाय p, अब कितना आया 2bm dl बाय p इंटू कॉस एप्सिलॉन बाय 2।
इसका क्या मतलब हुआ कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग के अंदर जब मैक्सिमम फ्लक्स निकालते हैं तो एक एडिशनल टर्म आ जाती है, दैट इज कॉस एप्सिलॉन बाय 2। और कॉस की वैल्यू सिंस हमेशा 1 से छोटी होती है, तो तुम ये कह सकते हो कि फ्लक्स जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में बनेगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन अ फुल पिच वाइंडिंग। तो इसमें लिखना द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ शॉर्ट पिच वाइंडिंग is equal to flux through a full pitch winding is equal to flux through a full pitch winding multiplied by cos epsilon by 2 multiplied by cos epsilon by 2। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब यहां से हमें ये मिल गया कि phi short pitched equal to phi full pitch into cos epsilon by 2। तो ये जो फैक्टर होता है इसको पिच फैक्टर कह देते हैं, पिच फैक्टर Kp इक्वल टू कॉस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, अब देखो हम क्या जानते हैं कि ईएमएफ का फॉर्मूला जो होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये होता है 4.44 एफ एन फाई एम। तो ईएमएफ में मैक्सिमम फ्लक्स के प्रोपोर्शनल आता है। अब हमने ये देखा कि मैक्सिमम फ्लक्स कितने फैक्टर से स्केल हो रहा है, वो हो रहा है केपी के फैक्टर से स्केल कॉस एप्सिलॉन बाय 2 से। अगर ये कॉस एप्सिलॉन बाय 2 से स्केल हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे, ई आर एम एस 4.44 एफ, ये एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज होते हैं, फाई एम इंटू केपी। यहां पे एक्चुअल में फाई एम क्या ले रहे हैं, जो पहले आ रहा था, यानी 2 BM/DL बाय पी। ये मैक्सिमम फ्लक्स है, और जैसे फ्लक्स में कॉस एप्सिलॉन बाय 2 का फैक्टर आ रहा है, ऐसे ही ईएमएफ में भी कॉस एप्सिलॉन बाय 2 या ये कह लो केपी का फैक्टर आ जाता है। बस याद क्या रखना है कि ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज शॉर्ट पिचिंग एंगल, या इसको कहते हैं कॉर्डिंग एंगल। शॉर्ट पिच वाइंडिंग को कॉर्डेड वाइंडिंग भी कहा जाता है, कॉर्डिंग एंगल। और ये किस में चलता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री में। ठीक है, ये मैकेनिकल एंगल नहीं होगा। अगर कभी कोई मैकेनिकल एंगल किसी क्वेश्चन में देता भी है, तब भी तुम पहले उसको इलेक्ट्रिकल एंगल में कन्वर्ट करोगे, तब ये केपी निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मैकेनिकल एंगल का यूज नहीं करोगे। अब देखो ये सारा डेरिवेशन जो हुआ है ईएमएफ का, ये किसके लिए हुआ है, साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी के लिए, कि जो बी का ग्राफ बना वो साइन थीटा बना, कॉस थीटा बना। जब कोई ऐसा ग्राफ बना तब ये डेरिवेशन बना। लेकिन अब ऐसा हमेशा तो जरूरी नहीं कि साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी हमें मिल ही जाए। हो सकता है वेवफॉर्म डिस्टॉर्टेड मिले, हो सकता है मेरे पोल्स जो हैं वो शैम्फर्ड ना होके आर्क शेप्ड हो, और आर्क शेप्ड पोल्स की वजह से फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी मिल जाए। तो क्या होता है कि अगर नॉन साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी आ जाती है, नॉन साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी, ये चीज मैंने देखो पहले भी बताई थी कि परफेक्टली साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी बना पाना एकदम प्रैक्टिकली इंपॉसिबल होता है। तो ज्यादातर जो फ्लक्स डेंसिटी बनती है वो नॉन साइनोसोइडल होती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर लें फ्लैट टॉप्ड का, तो कैसे बनेगी, अगर फ्लैट टॉप लेते हो बी वर्सेस थीटा, तो ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इस टाइप से, जैसे मान लो ये फ्लैट टॉप हमने ले लिया। अब देखो जब ये पीरियोडिक फंक्शन है, बी वर्सेस थीटा का ग्राफ पीरियोडिक है और ये नॉन साइनोसोइडल है, तो इसको किस में एक्सपैंड कर सकते हो, फोरियर सीरीज में।
हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज। तो एक पॉइंट ये भी लिखना, एनी नॉन साइनोसोइडल वेव फॉर्म विच इज पीरियोडिक कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फोरियर सीरीज। ठीक है, अब फोरियर सीरीज बनाओगे तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। ये जो वेवफॉर्म है ये है हाफ वेव सिमेट्रिक। मशीन के अंदर ज्यादातर वेवफॉर्म हाफ वेव सिमेट्रिक आती हैं, तो इसके अंदर सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे? ऑड हार्मोनिक्स। अगर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे तो पहले तो देखो फंडामेंटल बन जाएगा। ऐसी वेवफॉर्म ट्रांसफॉर्मर में भी देख चुके हैं ना, फ्लैट टॉप, ये बन गया फंडामेंटल। इसमें पॉजिटिव को अगर नॉर्थ पोल बोलते हो तो नेगेटिव को क्या बोलोगे? साउथ पोल। अब लेकिन अगला हार्मोनिक बनना चाहिए थर्ड हार्मोनिक, और ऐसे बनना चाहिए जो इसकी पीक को काट के इसको फ्लैट कर दे। तो कैसे बनेगा? कुछ इस टाइप से कि जहां फंडामेंटल की पीक पॉजिटिव है वहां थर्ड हार्मोनिक की पीक नेगेटिव होगी, और अगर ऐसा होगा तो दोनों की पीक कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा फ्लैट टॉप। अब अभी हमने बोला कि पॉजिटिव फ्लक्स डेंसिटी को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, तो नेगेटिव को बोलते हैं साउथ। तो ऐसे ही देखो, ये जो ग्रीन वाली वेव फॉर्म है इसमें क्या होगा? ये नॉर्थ तो ये साउथ, ये नॉर्थ तो ये साउथ, ये नॉर्थ तो ये साउथ। कहने का मतलब अगर सिर्फ थर्ड हार्मोनिक पे फोकस करो तो उसके अंदर 3 नॉर्थ पोल और 3 साउथ पोल दिख रहे हैं, जबकि फंडामेंटल में सिर्फ एक नॉर्थ पोल और सिर्फ एक साउथ पोल है। तो फंडामेंटल में अगर 2 पोल हैं तो थर्ड हार्मोनिक में कितने पोल नजर आ रहे हैं? 6 पोल। इनको बोला जाता है स्पेस हार्मोनिक। स्पेस हार्मोनिक क्यों? देखो, जब भी कोई फोरियर सीरीज लिखते हो तो फोरियर सीरीज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो वेरिएबल ग्राफ के एक्स एक्सिस पे होता है। अगर एक्स एक्सिस पे टी होता है तो फोरियर सीरीज टी में चलती है। यहां पे एक्स एक्सिस में थीटा है तो पूरी फोरियर सीरीज थीटा में चलेगी। थीटा क्या है? थीटा है स्पेस एंगल। तो अगर स्पेस एंगल की टर्म्स में पूरी फोरियर सीरीज चल रही है तो इनको बोला जाएगा स्पेस हार्मोनिक, और अगर टाइम में चलेगी तो बोला जाएगा टाइम हार्मोनिक। तो इनको स्पेस हार्मोनिक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑल हार्मोनिक्स आर इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हम ये कह सकते हैं फॉर फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल के लिए कितने पोल्स हैं हमारे पास? P, तो nth हार्मोनिक के लिए कितने होंगे? देखो, जैसे यहां फंडामेंटल के लिए 2 थे तो थर्ड हार्मोनिक में 6 बने, यानी कि 3 इंटू 2। ऐसे फिफ्थ हार्मोनिक के लिए बनते 5 इंटू 2, तो हम ये कह देते हैं NP। बात समझे? तो हम लोग क्या कह देते हैं कि nth हार्मोनिक के लिए कितने पोल्स बनेंगे? NP। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? अब इसके बाद क्या होता है? देखो, यहां तक हमें समझ आता है कि nth ऑर्डर स्पेस हार्मोनिक इंड्यूसेस NP नंबर ऑफ पोल्स इफ P इज द नंबर ऑफ पोल्स ड्यू टू फंडामेंटल। अब देखो, यहां पे साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी हो या नॉन साइनोसोइडल, कॉइल की पोजीशन तो एज इट इज है। कॉइल पे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइल की पोजीशन इज नॉट अफेक्टेड बाय हार्मोनिक्स इन द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी किसकी है? रोटर की। रोटर की फ्लक्स डेंसिटी में कितने भी हार्मोनिक्स बनते रहें, कॉइल जहां रखी है वहीं रखी रहेगी, कॉइल की पोजीशन चेंज नहीं होगी। और एक्चुअल पोजीशन कौन से एंगल से मालूम चलती है? मैकेनिकल एंगल से। जो एंगल ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो एंगल देखा जा सकता है, वो हमेशा क्या है? मैकेनिकल एंगल। लेकिन केपी के अंदर आता है इलेक्ट्रिकल एंगल, और इलेक्ट्रिकल एंगल डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोल्स पे। इसका मतलब क्या हुआ? nth हार्मोनिक के लिए तुम्हारा केपी वाला फैक्टर बदल जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिकल एंगल विल चेंज। तो एक पॉइंट लिखना, such harmonics are present in rotor flux density waveform, but positioning of the coil is independent of such harmonics, and hence coil is at the same location
for fundamental as well as nth harmonic, and hence short pitching angle in terms of mechanical angle is same. ठीक है, मैकेनिकल एंगल की टर्म्स में कोई चेंज आया ही नहीं है, लेकिन हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू पी बाय टू मैकेनिकल एंगल। ये हुआ फंडामेंटल के लिए। nth ऑर्डर हार्मोनिक के लिए ये पोल्स हो गए np तो n टाइम्स हो गया ना इलेक्ट्रिकल एंगल, तो इसीलिए ये बोलोगे फॉर फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल के लिए अगर kp cos एप्सिलन बाय 2 है, तो nth हार्मोनिक के लिए क्या होगा, ये होगा cos n एप्सिलन बाय 2। इलेक्ट्रिकल एंगल n से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि n टाइम्स हो गए हैं नंबर ऑफ पोल्स। ये बात समझ आई। nth हार्मोनिक का जो पिच फैक्टर आता है दैट इज cos n एप्सिलन बाय 2 और फंडामेंटल का आता है cos एप्सिलन बाय 2। रीजन क्लियर हुआ। तो अगर मैं कहूं ईएमएफ कितना होगा nth हार्मोनिक में, nth हार्मोनिक का आरएमएस वैल्यू 4.44, फ्रीक्वेंसी n टाइम्स हो जाती है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर क्या होता है NPH 5mn यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स फॉर nth हार्मोनिक इनटू kpn, तो ये हो जाता है nth हार्मोनिक का आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये फ्रीक्वेंसी कैसे n टाइम्स हुई है इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, जब मैं स्पेस हार्मोनिक्स को आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तब ये बात समझ आएगी हाउ डज फ्रीक्वेंसी बिकम n टाइम। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये वैल्यू बहुत अच्छे से ध्यान रखनी कि nth हार्मोनिक का kp होता है cos n एप्सिलन बाय 2। अब देखो जब हर ईएमएफ में ये cos एप्सिलन बाय 2 या n एप्सिलन बाय 2 आ रहा है, तो अगर कोई हार्मोनिक हटाना है, जैसे देखो हम क्या जानते हैं, जितना हायर ऑर्डर हार्मोनिक होता है उसकी वैल्यू इतनी छोटी होती है। ये चीज मैंने ट्रांसफॉर्मर में भी बताई थी। इसीलिए मोस्ट डोमिनेंट हार्मोनिक हमेशा कौन सा होता है, थर्ड हार्मोनिक होता है। तो हम लिखते हैं मोस्ट डोमिनेंट हार्मोनिक इज थर्ड हार्मोनिक। अब देखो हम ये चाहते हैं कि जब जनरेटर वोल्टेज जनरेट कर रहा है तो वोल्टेज कंज्यूमर के पास साइनोसॉइडल जाए, उसमें हार्मोनिक ना हो। तो हार्मोनिक सबसे पहले कौन सा हटाना चाहिए, थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि सबसे डोमिनेंट यही है। थर्ड हार्मोनिक के लिए केपी कितना होगा, cos 3 एप्सिलन बाय 2। अब मैं कह दूं अगर इसको जीरो कर दो तो थर्ड हार्मोनिक का ईएमएफ जीरो हो जाएगा। थर्ड हार्मोनिक का केपी अगर जीरो तो ईएमएफ भी जीरो। उसके लिए 3 एप्सिलन बाय 2 कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री, और एप्सिलन इज 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री से अगर शॉर्ट पिचिंग कर दी जाए 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, तो थर्ड हार्मोनिक हमारा कैंसल आउट हो जाता है। बात मेरी क्लियर हुई। तो ये तरीका होता है एक हार्मोनिक हटाने का। तो शॉर्ट पिचिंग से हमें फायदा क्या हो रहा है, दैट वी कैन एलिमिनेट वन पर्टिकुलर हार्मोनिक। जो भी हार्मोनिक हटाना है उसके हिसाब से एप्सिलन डिसाइड हो जाएगा और एप्सिलन के हिसाब से वाइंडिंग्स को प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट पिचिंग के अंदर क्या क्या बातें याद रखोगे, फंडामेंटल का केपी, nth हार्मोनिक का केपी, और ये हार्मोनिक एलिमिनेशन के काम में आ सकता है। तो नेक्स्ट लिखना एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग, ठीक है। शॉर्ट पिचिंग के क्या फायदे हैं, तो सबसे पहला लिखना डोमिनेंट हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड by choosing a suitable value of the chording angle, ठीक है, by choosing a suitable value of the chording angle। बात मेरी क्लियर हुई। अगला लिखो सेविंग ऑफ कॉपर मटेरियल,
सेविंग ऑफ कॉपर मटेरियल। वो कैसे? अब देखो, एक फुल पिच कॉइल अगर होती, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो उसका एक साइड अगर नॉर्थ में होता तो दूसरा साइड साउथ में होता। लेकिन जब यही कॉइल हमने शॉर्ट पिच कर दी, थोड़ा थोड़ा इधर इधर शिफ्ट कर दिया, तो देखो ये कॉइल छोटी हो गई ना। कॉइल अगर छोटी हो गई तो कॉपर कम लगेगा। रेड वाली कॉइल है शॉर्ट पिच और ब्लैक वाली कॉइल है फुल पिच। तो जब कॉइल का स्पैन कम कर दोगे तो उसमें जो अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, एंड दैट इज हाउ देयर इज सेविंग इन द कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, अगला लिखना, सिंस लेंथ ऑफ द कॉइल इज रिड्यूस्ड, its resistance and reactance also reduces, which leads to reduction in voltage drop, and hence voltage regulation is improved। ठीक है, अब देखो कभी भी अगर कॉइल छोटी हो रही है, उसमें कॉपर कम लग रहा है, तो कम कॉपर की कॉइल में रेजिस्टेंस भी कम होगा और उसका लीकेज रिएक्टेंस भी कम होगा। अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस घट गया तो ट्रांसफार्मर की तरह सोचो, जो सीरीज ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप आता है वो कम हो जाएगा, और अगर आर और एक्स कम होंगे, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा। नहीं तो ट्रांसफार्मर की तरह ही सोच लो, आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई करते हो, आर और एक्स दोनों कम तो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग के। डिसएडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज, तो इसमें लिखना फंडामेंटल ईएमएफ इज रिड्यूस्ड, फंडामेंटल ईएमएफ इज रिड्यूस्ड। क्योंकि देखो ये तो ठीक है कि nth हार्मोनिक हट गया, लेकिन फंडामेंटल ईएमएफ के अंदर भी एक फैक्टर आ गया cos एप्सिलॉन बाय 2 का, और ये फैक्टर 1 से छोटा है, इसीलिए ईएमएफ को कम कर देगा। तो ये भी नुकसान हो रहा है हमें साथ साथ कि अगर हार्मोनिक्स घट रहे हैं तो साथ साथ फंडामेंटल भी कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसी चीज को करने का ना एक और तरीका भी हो सकता था। एक और चीज समझाता हूं, एक चीज हम यहां पे और डिराइव करते हैं। ये चीज अभी अभी मुझे क्लिक किया, तो मैं आपको एक और आइडिया शेयर करता हूं कि देखो अभी हमने फ्लैट टॉप्ड वेवफॉर्म बनाई थी ना, तो मैंने फ्लैट टॉप्ड को कैसे तोड़ा था, मैंने बोला था देखो उसके अंदर एक फंडामेंटल होगा, ऐसे ही बोला था, फिर एक थर्ड हार्मोनिक होगा, ऐसे ही था ना। अब एक चीज सोचो, अगर ये थीटा है, ये बी है, तो बी को कैसे लिखोगे फोरियर सीरीज की फॉर्म में? फंडामेंटल bm1 साइन थीटा। अगला थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 3 गुना होगी तो 3 थीटा। फिफ्थ हार्मोनिक bm5 साइन 5 थीटा, bm7 साइन 7 थीटा, ऐसी चलेगी ना फोरियर सीरीज। हमें क्या पता है, फोरियर सीरीज के अंदर जो भी सक्सेसिव टर्म्स आती हैं उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज मल्टीपल ऑफ अ सिंगल वैल्यू। तो थीटा के मल्टीपल्स चलेंगे सब, और कौन से मल्टीपल? ऑड मल्टीपल्स, क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री की वजह से सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आते हैं। अब एक चीज सोचो, अगर मुझे इससे बनने वाला फ्लक्स निकालना है, bm3 साइन 3 थीटा। अब मैंने फ्लक्स का तरीका क्या बताया था, देखो हमने क्या किया था, bm अगर थर्ड हार्मोनिक से निकालना है, मैं फाई m3 लिख रहा हूं, bm3 साइन 3 थीटा। ठीक है, ये हो गया bm3 साइन 3 थीटा, इनटू क्या लिखा था, एल आर डी थीटा। अब मैंने क्या बोला था, ये डी थीटा मैकेनिकल में चलता है और ये है इलेक्ट्रिकल में। अगर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल आना है तो क्या कर दोगे, एल आर इंटू 2/p डी थीटा, ये हो गया इलेक्ट्रिकल। अब यहां पे इंटीग्रेशन चला था एप्सिलॉन बाय 2 से 180 माइनस एप्सिलॉन बाय 2,
अब जरा देखना क्या आया बाहर, 2bm3 Lr/p साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3 थीटा बाय 3। नेगेटिव की वजह से क्या होगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करोगे, cos 3 एप्सिलॉन बाय 2 माइनस cos 540 माइनस 3 एप्सिलॉन बाय 2। 540 जो है 360 प्लस 180 होगा, तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये बन जाएगा, ये जो आएगा ना ये माइनस cos 3 एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये डबल हो जाएगा, तो ये 4 आ गया। अब यही तो मैंने बोला था देखो कि थर्ड हार्मोनिक के लिए ये kp3 है, और देखो φm3 कितना बन रहा है, ये भी ध्यान देना जरा, φm3 2bm3 2 इंटू आर तो d होता है dl बाय 3p। और मैंने यही तो बोला था देखो थर्ड हार्मोनिक के लिए कितने पोल्स होते हैं, अगर फंडामेंटल के लिए p पोल्स हैं तो थर्ड हार्मोनिक के लिए 3p होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है ना मैक्सिमम फ्लक्स का, ये भी याद रखना, और इसमें ये याद रखना अगर nth हार्मोनिक लेते हो तो पोल्स नीचे क्या पुट किए जाते हैं, np। तो यहां से हमें φm का भी एक फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ bm फॉर nth हार्मोनिक। ये डेरिवेशन समझ आया? मैंने सिर्फ क्या बोला, जो भी फोरियर सीरीज है पहले मैंने एक्सपेंड कर लिया फोरियर सीरीज में, फिर इंडिविजुअल फ्लक्स डेंसिटी ले लेकर के मैं फाई निकालूंगा, और फाई से क्या निकाल लूंगा, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है 4.44 f इंटू nph इंटू फाई। अभी इसमें मेरा ये आप लोगों को प्रूव करना बाकी रह गया कि nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मैंने n इंटू एफ कैसे लिख दिया। ठीक है, मैंने अभी तक सिर्फ क्या समझाया कि फ्लक्स कितना आता है फॉर nth हार्मोनिक। ठीक है, तो इसको एक बार समराइज कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस शॉर्ट पिच वाइंडिंग के डिस्कशन को एक बार समराइज करता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए ओवरवेलमिंग हो जाए कि क्या क्या चीजें याद रखनी है, इतनी सब बातें हो गई हैं। देखो, हम अभी तक ये समझे हैं कि ड्यू टू शॉर्ट पिचिंग हमारा जो ईएमएफ होता है वो हो जाता है 4.44 एफ एनपीएच फाई एम इंटू केपी, वेयर केपी इज कॉस एप्सिलॉन बाय 2। मेजर डिस्कशन इसके अराउंड था। अब इसके बाद हमने क्या समझा कि जब कभी नॉन साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी आ जाए, जब कभी नॉन साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी आ जाए तो इसमें आ जाते हैं स्पेस हार्मोनिक्स। मैंने इनको स्पेस हार्मोनिक्स क्यों बोला, क्योंकि ये किसकी टर्म्स में थे, थीटा की टर्म्स में, टी की टर्म्स में होते तो टाइम हार्मोनिक्स होते, स्पेस हार्मोनिक्स आ जाते हैं। अब अगर स्पेस हार्मोनिक्स आ जाते हैं तो हम क्या जानते हैं कि nth हार्मोनिक के लिए फ्लक्स कितना होता है मैक्सिमम, 2 bmn। जैसे देखो फर्स्ट के लिए bm1, थर्ड के लिए bm3, dl बाय np, और ईएमएफ कितना होता है 4.44 n इंटू एफ nph फाई एम एन kpn। kpn कितना होता है cos n एप्सिलॉन बाय 2। और एक बात हमें और क्या पता चली कि nth हार्मोनिक में कितने पोल्स बनते हैं, n इंटू p नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, वो मैंने फ्लक्स डेंसिटी ड्रॉ करके बताया था ना, इसमें 3 नॉर्थ और 3 साउथ है। तो ये सारी बातें हम लोग सीखे हैं, क्योंकि देखो ये जो हार्मोनिक्स वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है बहुत स्टूडेंट्स को सिंक्रोनस मशीन के अंदर, इसीलिए मैं हर चीज आपको डिराइव करके प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि ये तो डायरेक्टली याद कर लो, याद ही करना पड़ेगा। हर चीज का सूटेबल प्रूफ हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब ये बात क्लियर हो गई ना, ये शॉर्ट पिचिंग वाला फंडा। और देखो ये जो शॉर्ट पिचिंग वाला फंडा है, ये तो आर्मेचर वाइंडिंग का है,
और जैसा मैंने डीसी मशीन में भी बोला था कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है ना एक जेनेरिक टॉपिक है, इसको ऐसा मत सोचो ये डीसी तक रिस्ट्रिक्टेड है, ये सिंक्रोनस तक रिस्ट्रिक्टेड है। हर रोटेटिंग मशीन के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की बात हो सकती है। तो इवन डीसी मशीन के अंदर भी अगर कॉइल का स्पैन गिरा दोगे तो उसके ईएमएफ में भी ये cos एप्सिलॉन बाय 2 का एक टर्म आ जाएगा। कहने का मतलब अगर वहां भी कॉइल स्पैन 180 डिग्री से कम कर दिया जाए तो जो ईएमएफ लिखते हो ना, क्या लिखते हो, Pn5/60 इंटू जेड बाय ए, उसमें मल्टीप्लाई करोगे cos एप्सिलॉन बाय 2। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, शॉर्ट पिचिंग कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इन डीसी मशीन्स in which case the EMF of a DC machine will also be scaled by a factor cos epsilon by 2। ठीक है, डीसी मशीन में भी यही काम किया जा सकता है। अब देखो अभी जो हमने ईएमएफ डेराइव किया था पिछले वीडियो के अंदर वो था कॉन्सेंट्रेटेड और फुल पिच वाइंडिंग के लिए। अभी मैंने वाइंडिंग को शॉर्ट पिच तो कर लिया है, अब मैं अगली बात करने वाला हूं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में। ठीक है, तो क्या मुझे यह बताने की जरूरत है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है? मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों को इस चीज का फील आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, जो कि चारों तरफ सरकमफेरेंस पे जिसके टर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड हों, किसी एक स्लॉट में सारे टर्न्स कंसंट्रेटेड ना हो, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो अब बात हमें यह करनी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उन सब बातों तक जाने से पहले हमें कुछ बातें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है ताकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग समझ पाए, कुछ टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। तो पहले तो वन लाइनर डेफिनेशन ये लिख लो, व्हेन द टर्न्स ऑफ अ कॉइल आर डिस्ट्रीब्यूटेड along the circumference of stator or rotor, then such a winding is called as distributed winding। ठीक है, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहा जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर देखो, मैं एक काम करता हूं, एक बार ड्रॉ कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जो बात होगी ना वो यहां पे स्टेटर पे होगी, रोटर पे भी हो सकती है सिलेंड्रिकल मशीन के, बट जो सेलिएंट पोल मशीन होती है ना उसके अंदर तो हमारा हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग ही चलता है। सिलेंड्रिकल मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैंने बताया भी था सिलेंड्रिकल रोटर पे कि 1/3 जो होता है जगह वो पोल फॉर्मेशन के लिए छोड़ी जाती है, और 2/3 वाला जो पार्ट होता है वो हमारा वाइंडिंग से कवर्ड होता है। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेटर की, या ये कह दो आर्मेचर की। फील्ड वाइंडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। सिंक्रोनस मशीन में हमारा ना फील्ड वाइंडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सारा काम तो आर्मेचर पे चल रहा है। फील्ड वाइंडिंग तो बस फ्लक्स बना करके उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से स्लॉट एग्जिस्ट करेंगे ना अपने चारों तरफ, जब स्लॉट एग्जिस्ट करते हैं देन इट इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, ये हुआ। इसी के चारों तरफ ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक और बन जाएगा, क्योंकि हॉलो सिलेंडर होता है ना, ये सिलेंडर हमने बना दिया। अब देखो मान लो कि यहां पे ना पोल्स हैं हमारे, अब कितने पोल्स हैं हमारे, जैसे 2 पोल्स हैं। अब 2 पोल्स होंगे तो मान लो तुम्हारे पास 100 स्लॉट्स बाहर बने हुए हैं, सपोज 100 स्लॉट्स बने हुए हैं, तो तुम क्या कहोगे, एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स गिने जाएंगे, एक पोल के अंदर 50 स्लॉट गिने जाएंगे। बात समझ रहे हो? अगर मेरे पास n स्लॉट्स हैं या s कह दो स्लॉट्स हैं और p नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो वी विल से दैट s बाय p नंबर ऑफ स्लॉट्स लाई अंडर ईच पोल। अब हर पोल के नीचे तुम्हें 3 फेजेस देने हैं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज वाइंडिंग होती है, तो तीनों फेज आएंगे A, B और C।
तो एक फेज को कितने स्लॉट दोगे? एक पोल के नीचे कितने आए? S बाय P, उसमें से एक फेज को कितने दोगे? S बाय P इंटू नंबर ऑफ फेजेस। तो इसको कहते हैं फेज बेल्ट। पहली डेफिनेशन लिखो, फेज बेल्ट। तो इसमें लिखना, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव स्लॉट्स occupied by each phase under each pole, under each pole। तो इसको M लिखते हैं। M होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय नंबर ऑफ पोल्स इनटू नंबर ऑफ फेज। S बाय P इंटू फाइव ऐसे लिख दो। फाइव माने कितने फेज हैं? अगर 3 फेज है तो 3, 2 फेज है तो 2 और 1 फेज है तो 1। अगेन देखो ये आर्मेचर वाइंडिंग से जेनरिक है। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि 1 फेज और 2 फेज कैसा होगा। आर्मेचर वाइंडिंग हर मशीन के अंदर होती है, वेदर इट इज सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज। तो ये जो टर्म्स है ये सारी जेनरिक हैं। बात समझे? जैसे मान लो एक पोल के नीचे ये सारे स्लॉट्स आ गए, ठीक है। अब कितने आ रहे हैं? 3, 3 6, 3 9, 3 12, 13, 13 14 स्लॉट्स आ रहे हैं। मान लो 15 आ रहे हैं। 15 आ रहे हैं तो देखो ऐसे दे दो, ए ए ए, बी बी बी, या एक सेकेंड, 15 अगर आ रहे हैं तो 5 5 दोगे ना। इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं फेज बेल्ट, कि ये जो 5 5 स्लॉट तुम एक एक फेज को देते जा रहे हो एक पोल के नीचे, तो कितने स्लॉट्स एक फेज को दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फेज बेल्ट। मेरी बात समझ आई? अगली डेफिनेशन लिखो, स्लॉट पिच। स्लॉट पिच। अब देखो स्लॉट पिच का मतलब ये होता है कि एक स्लॉट कितना एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है। इस बात का मतलब क्या बना कि देखो अगर 360 डिग्री में 90 स्लॉट्स हैं, 90 स्लॉट्स हैं 360 डिग्री में, तो एक स्लॉट कितने डिग्री में आया? 4 डिग्री में। इसको कहते हैं स्लॉट पिच। लेकिन ये स्लॉट पिच हमेशा लिखी जाती है इलेक्ट्रिकल एंगल में। तो इसमें लिखना, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ईच स्लॉट एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड बाय ईच स्लॉट एट द सेंटर। जैसे देखो यहां पे दिखाता हूं, मान लो जैसे ये वाला स्लॉट ले लिया जाए, तो ये टीथ के बीचों बीच से ना लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो एंगल होता है ये बीटा होता है, और ये स्लॉट पिच को बीटा में लिखा जाता है। सिंपल तरीका, मैकेनिकल में कैसे लिख दोगे? टोटल डिग्री है 360 डिग्री, स्लॉट्स हैं एस, तो ये होगा स्लॉट पिच। लेकिन मैंने बोला इसको लिखना किसमें? इलेक्ट्रिकल में। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एंगल कैसे बनाते हो? P/2 से मल्टीप्लाई करके, 360 डिग्री बाय एस इंटू P/2, दैट इज 180 डिग्री बाय एस अपॉन पी। तो ये हो जाता है स्लॉट पिच, ठीक है। और ये किस पे डिपेंडेंट है? स्लॉट्स पे और पोल्स पे। तो जब तक मशीन की कंस्ट्रक्शन नहीं बदलोगे, बीटा रिमेन्स सेम। तो इसमें लिख लेना, अनलेस द कंस्ट्रक्शन of the stator is modified either in terms of number of poles or in terms of number of slots, the slot pitch will remain same। ठीक है, बीटा हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखो एक स्लॉट बीटा एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है और एक फेज के पास 5 स्लॉट हैं। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक फेज कितने स्लॉट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या बताओगे? 5 बीटा। एक फेज कितना एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या होगा? 5 बीटा। क्यों? 5 स्लॉट लिए और एक स्लॉट का एंगल था बीटा, तो कितना एंगल लिया? 5 बीटा। इसे कहते हैं फेज स्प्रेड। तो अगला लिखो, फेज स्प्रेड। इसमें लिखना, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ईच फेज अंडर ईच पोल एट द सेंटर।
ठीक है, तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या होगा, फेज स्प्रेड, इसको सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा होगा m बीटा। ठीक है, तो यहां पे जो सिग्मा आएगा ये भी किस में आएगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री में। बीटा इलेक्ट्रिकल में लेके चलोगे तो सिग्मा भी इलेक्ट्रिकल में बनेगा। ये बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट लिखना, फॉर सिंगल फेज मशीन सिग्मा इक्वल टू 180 डिग्री। अगला, फॉर टू फेज मशीन सिग्मा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा, फॉर थ्री फेज मशीन सिग्मा इक्वल टू आइदर 60 डिग्री और 120 डिग्री। थ्री फेज में दो पॉसिबिलिटी होती है सिग्मा की, 60 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, अगर सिंगल फेज है तो वहां सिग्मा बताने की जरूरत नहीं है, वहां अंडरस्टूड है 180 डिग्री और टू फेज में अंडरस्टूड है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। ये सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में, तभी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से बनने वाला फ्लक्स, ईएमएफ, ये सारी चीजें डिराइव कर सकते हो। अनलेस ये चीजें डिराइव नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन था वो मेनली किस पे कॉन्सेंट्रेटेड था, शॉर्ट पिच वाइंडिंग पे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन होगा वो सारा कंसंट्रेटेड होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में। अच्छा, एक चीज और देखो, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, मैंने आपको यह बताया था कि सिंस ए, बी और सी फेज 120 डिग्री सेपरेटेड होते हैं, तो उसमें बनने वाले जो ईएमएफ आते हैं उनका फेज शिफ्ट भी 120 आता है। यानी दो कॉइल्स में अगर स्पेस में कुछ डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए तो उनके ईएमएफ में उतना ही फेज शिफ्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे ही देखो, ये दो स्लॉट्स के बीच में कितना एंगल हमने शिफ्ट दिया है, बीटा, तो इनके ईएमएफ में भी कितना शिफ्ट आएगा, बीटा। बात मेरी समझ आई। मैंने ये बोला अगर दो वाइंडिंग्स के बीच में कुछ भी स्पेस एंगल दे दिया जाए, करस्पॉन्डिंग टाइम एंगल विल बी प्रोड्यूस्ड इन देयर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी वजह से ए, बी और सी फेज के ईएमएफ में 120 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। तो यहां जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दो स्लॉट्स के बीच का एंगल बीटा है, तो इसमें बनने वाले ईएमएफ में भी कितना फेज शिफ्ट आएगा, बीटा। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे चल के यूज करने वाले हैं कि स्पेस डिस्प्लेसमेंट्स गिव्स राइज टू फेज शिफ्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। अगला वीडियो देखने के बाद आपको ईएमएफ का या फिर सिंक्रोनस मशीन के अंदर ही शॉर्ट पिचिंग डिस्ट्रीब्यूटेड का एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, जिसके बाद जहां तक आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी पहले ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट कर लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला, फिर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।